हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो हमारा नर्वस मैकेनिज्म है वो बीपी को कैसे ऑपरेट करता है वेसोमोटर सिस्टम के थ्रू, और हमने वेसोमोटर सिस्टम के तीनों कंपोनेंट डिटेल में स्टडी किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, डू वॉच दैट एज वेल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा नर्वस मैकेनिज्म है वो एक्चुअल में बीपी को कैसे रेगुलेट करता है, मतलब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने वाले हैं। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारा वेसोमोटर सेंटर है वो रेगुलेट करता है बीपी को। कैसे? तो वो कॉज करता है वेसोकंस्ट्रिक्शन और वेसोडाइलेटेशन। अब ये दोनों जो एक्शन है वो डिपेंड करते हैं जो भी इम्पल्स हमारे वेसोमोटर सेंटर के पास जाने वाले हैं अदर स्ट्रक्चर्स के थ्रू। ये स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं? बैरोरिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर, हायर सेंटर और रेस्पिरेटरी सेंटर। तो ये चारों जो स्ट्रक्चर्स हैं इसके थ्रू जो भी इम्पल्स हमारे वेसोमोटर सेंटर के सेंसरी एरिया के पास जाएंगे उस पर डिपेंड होगा कि वेसोकंस्ट्रिक्शन होने वाला है या वेसोडाइलेटेशन होने वाला है, और इसके हिसाब से हमारा जो बीपी है वो रेगुलेट होगा। अब जो हमारा नर्वस मैकेनिज्म है वो 4 तरीके से हमारे बीपी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन और नर्वस मैकेनिज्म दोनों एक ही बात है, तो कंफ्यूज मत होना। तो चारों मैकेनिज्म कौन कौन से हैं? बैरोरिसेप्टर मैकेनिज्म, कीमोरिसेप्टर मैकेनिज्म, हायर सेंटर और रेस्पिरेटरी सेंटर। अब सबसे पहले आता है बैरोरिसेप्टर मैकेनिज्म। बैरोरिसेप्टर मैकेनिज्म को समझने से पहले हम बैरोरिसेप्टर को समझते हैं। तो जो हमारा बैरोरिसेप्टर है उसको हम प्रेशर रिसेप्टर भी बोलते हैं, और जो प्रेशर रिसेप्टर है वो रिस्पॉन्स शो करता है चेंज इन ब्लड प्रेशर। मतलब जब भी प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज होगा सबसे पहले हमारा जो बैरोरिसेप्टर है उसको सेंस कर लेगा। ठीक है, अब हम उसकी सिचुएशन देखते हैं। तो हमारे बॉडी में 2 बैरोरिसेप्टर होते हैं, एक कैरोटिड बैरोरिसेप्टर और एक एयोटिक बैरोरिसेप्टर। अब आप नाम से ही सोच सकते हो कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो जो हमारा कैरोटिड बैरोरिसेप्टर है वो कैरोटिड साइनस में प्रेजेंट होता है, और जो हमारा एयोटिक बैरोरिसेप्टर है वो आर्च ऑफ एयोटा में प्रेजेंट होता है। जो हमारा कैरोटिड बैरोरिसेप्टर है उसको 9th क्रेनियल नर्व मतलब ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई करती है, और जो हमारा एयोटिक बैरोरिसेप्टर है उसको 10th क्रेनियल नर्व मतलब वेगस नर्व सप्लाई करती है। अब बैरोरिसेप्टर मैकेनिज्म कैसे बीपी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है देखते हैं। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर है, मतलब हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हुआ है, प्रेशर में चेंजेस हुए हैं, इसलिए जो बैरोरिसेप्टर है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ है इसलिए जो 9th और 10th क्रेनियल नर्व है वो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस के पास में इंपल्स लेके जाएगी। ये जो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस है वही हमारा सेंसरी एरिया है। तो ये 2 तरीके से काम करेगा। पहला, ये इनिबिट करेगा वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया को, दूसरा ये स्टिमुलेट करेगा वेसोडाइलेटर एरिया को। वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया इनिबिट हो रहा है इसलिए वेसोमोटर टोन जो है वो डिक्रीज होगी। अब हम वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया को इनिबिट क्यों कर रहे हैं तो आप समझो, ये हमारा वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया है। वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया का काम क्या है? वो इंपल्स लेके जाता है ब्लड वेसल के पास में और ब्लड वेसल का वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। ठीक है, और वेसोमोटर टोन क्या है? वेसोमोटर टोन जो है वो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज है इंपल्स का ब्लड वेसल के पास में, ताकि पार्शियल स्टेट ऑफ वेसोकंस्ट्रिक्शन रहे। हमको पता है अगर ब्लड वेसल का वेसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है तो जो बीपी है वो इंक्रीज होगी, बट हमारे बॉडी में ऑलरेडी बीपी इंक्रीज है। हम चाहते हैं कि बीपी इंक्रीज हो नहीं, और वेसोकंस्ट्रिक्शन, क्योंकि वेसोकंस्ट्रिक्शन ही बीपी को इंक्रीज कर रहा है तो हम नहीं चाहते कि वेसोकंस्ट्रिक्शन भी हो। और वेसोकंस्ट्रिक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया इंपल्स भेज रहा है, इसलिए हम वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया को इनिबिट कर देंगे, प्लस जो वेसोमोटर टोन है उसको भी डिक्रीज कर देंगे ताकि जो वेसोकंस्ट्रिक्शन है वो ना हो और बीपी डिक्रीज हो। अब क्योंकि वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं हो रहा है तो डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल होगा। तुम खुद समझो, क्योंकि वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं हो रहा है तो अल्टीमेटली क्या होगा? वेसोडाइलेटेशन ही होगा, क्योंकि इंपल्स तो जा ही नहीं रहे ब्लड वेसल के पास में ताकि वेसोकंस्ट्रिक्शन हो, इसलिए वेसोडाइलेटेशन ही होगा। ये हमने देख लिया। अगर हम इनिबिट करेंगे वेसोकंस्ट्रिक्शन एरिया को तो डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल हो रहा है। ठीक है, अब वेसोडाइलेटर एरिया अगर स्टिमुलेट हो रहा है तो क्या होगा? वेगल टोन इंक्रीज होगी। ये जो वेगल टोन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे हार्ट रेट के। तो अगर वेगल टोन इंक्रीज हो रही है तो हार्ट रेट डिक्रीज होगा। डिक्रीज हार्ट रेट को हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। अगर ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो कार्डियक आउटपुट भी रिड्यूस होगा, और कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो रहा है प्लस डायलिटेशन ऑफ ब्लड प्रेशर हो रहा है तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा, मतलब बीपी डिक्रीज हो जाएगा। कैसे? मतलब पहले तो इंक्रीज था ना, बीपी इंक्रीज था, अब हमको वापस उसको रिड्यूस करना है, तो वेसोडाइलेटेशन भी हो रहा है प्लस कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो रहा है और हार्ट रेट भी डिक्रीज हो रही है, इसलिए जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। अब हम देखेंगे बैरोरिसेप्टर का क्या रोल है जब बीपी डिक्रीज हो रहा है।
अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर बीपी इंक्रीज हो रहा है तो कैसे बैरोरिसेप्टर मैकेनिज्म जो है वो हेल्प कर रहा था हमारे बीपी रेगुलेशन में। सेम वे हम देखेंगे कि बैरोरिसेप्टर का कैसे रोल आता है जब हमारा बीपी डिक्रीज होता है। तो फॉल इन एट्रियल ब्लड प्रेशर है, मतलब हमारा जो बीपी है वो डिक्रीज हुआ है। बीपी डिक्रीज हुआ है तो जो कैरोटिड साइनस है वहां पे भी बीपी डिक्रीज होगा। अब वहां पे भी प्रेशर में चेंजेस हुआ है तो कैरोटिड साइनस में हमको पता है कैरोटिड बैरोरिसेप्टर होते हैं, वो सेंस करेंगे ब्लड प्रेशर को वहां पे। अब क्या होगा, जो बैरोरिसेप्टर है वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे। पहले क्या हो रहा था, जब हमारा बीपी इंक्रीज हो रहा था तो बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहे थे। सिंस यहाँ पे बीपी ही डिक्रीज है तो जो बैरोरिसेप्टर है वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे। अब बैरोरिसेप्टर ही इनएक्टिवेट हो गए हैं तो नो इनिबिशन ऑफ वेसोकंस्ट्रिक्टर सेंटर और एक्साइटेशन ऑफ वेसोडाइलेटर सेंटर। पहले क्या हो रहा था, क्योंकि हमारा बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहा था तो इनिबिशन हो रहा था वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया का, प्लस स्टिमुलेशन हो रहा था वेसोडाइलेटर एरिया का। अब क्योंकि हमारा इनएक्टिवेट हो गया है बैरोरिसेप्टर तो वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया भी इनिबिट नहीं होगा और जो वेसोडाइलेटर एरिया स्टिमुलेट हो रहा था वो भी नहीं होगा। अब तुम खुद सोचो, वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया क्या कर रहा था, वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा रहा था। तो पहले हम क्या करवा रहे थे, उसको इनिबिट करवा रहे थे। इस बार क्या हो रहा है, जो हमारा वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया है वो इनिबिट नहीं हो रहा है तो वो इंपल्स लेके जाएगा ब्लड वेसल के पास में, प्लस ब्लड वेसल का वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा। वेसोकंस्ट्रिक्शन क्या करता है, बीपी को इंक्रीज करता है और यही हम चाहते हैं, क्योंकि बीपी हमारा डिक्रीज है, हम चाहते हैं बीपी इंक्रीज हो। तो वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया जो है वो इनिबिट नहीं हुआ, प्लस जो स्टिमुलेट हो रहा था वेसोडाइलेटर एरिया वो भी स्टिमुलेट नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब हम सेकेंड जो मैकेनिज्म है कीमोरिसेप्टर मैकेनिज्म उसको पढ़ लेते हैं। कीमोरिसेप्टर मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले हम कीमोरिसेप्टर को समझते हैं। तो जो कीमोरिसेप्टर है वो रिस्पॉन्स शो करता है चेंज इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड, मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एच आयन मतलब हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन में जब भी चेंजेस होंगे, जब भी ये इंक्रीज या डिक्रीज होंगे तो जो हमारा कीमोरिसेप्टर है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। सिचुएशन एंड स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सिचुएशन क्या है, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर आर सिचुएटेड इन कैरोटिड बॉडी, आयोटिक बॉडी एडजेसेंट टू बैरोरिसेप्टर, मतलब हमारे बैरोरिसेप्टर जहाँ पे भी प्रेजेंट थे उसके जस्ट एडजेसेंट हमारे कीमोरिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट थे हमारे बैरोरिसेप्टर, कैरोटिड साइनस प्लस आर्च ऑफ एओर्टा, तो इन दोनों के एडजेसेंट हमारे कीमोरिसेप्टर भी प्रेजेंट हो गए। अब जो कीमोरिसेप्टर है वो दो टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। पहला ग्लोमस सेल जिसको हम टाइप 1 सेल भी बोलते हैं, और सस्टेंटिकुलर सेल जिसको हम टाइप 2 सेल भी बोलते हैं। तो ग्लोमस सेल जो है उनके पास एफरेंट नर्व एंडिंग होती है और वो स्टिमुलेट हो जाते हैं हाइपोक्सिया कंडीशन से, मतलब जब भी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कम होगा तो जो ग्लोमस सेल है कीमोरिसेप्टर के वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। दूसरे जो सेल है सस्टेंटिकुलर सेल जिनको हम टाइप 2 सेल भी बोलते हैं, वो ग्लियल सेल होते हैं। ग्लियल सेल का मतलब होता है सपोर्टिंग सेल, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टाइप 1 सेल को। अब हम फंक्शन ऑफ कीमोरिसेप्टर देखते हैं, मतलब कीमोरिसेप्टर हमारे बीपी रेगुलेशन में एक्चुअल में कैसे हेल्प करता है। तो जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर होते हैं ना वो सेंसिटिव होते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड प्लस एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड, मतलब हमारे ब्लड में जब भी ऑक्सीजन का कंटेंट कम होगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो हमारे जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। अब इन दोनों कंडीशन में भी जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है इज मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेंट, मतलब जब भी हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का कंटेंट कम होगा तो जो हमारे कीमोरिसेप्टर है वो तुरंत स्टिमुलेट हो जाएंगे। अब व्हेन ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज, हमारे बॉडी में जब भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो जो ब्लड फ्लो है कीमोरिसेप्टर के पास में वो भी डिक्रीज हो जाता है। अब क्योंकि ब्लड फ्लो डिक्रीज हुआ है कीमोरिसेप्टर के पास में तो दो चीजें होंगी, पहला डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेंट एंड एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन। क्योंकि ये दोनों चीजें हो रही हैं तो जो हमारा कीमोरिसेप्टर है वो एक्साइटेशन हो जाएगा उसका, मतलब हमारा जो कीमोरिसेप्टर है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। क्योंकि हमारा कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेट हो गया है तो वो वेसोकंस्ट्रिक्टर सेंटर के पास में इंपल्स सेंड करेगा। वेसोकंस्ट्रिक्टर सेंटर क्या करता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। वेसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा और जो ब्लड फ्लो है वो वापस इंक्रीज हो जाएगा कीमोरिसेप्टर के पास। अब हम साइनो एओर्टिक मैकेनिज्म और बफर नर्व्स को देखते हैं। तो जो साइनो एओर्टिक मैकेनिज्म होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बैरोरिसेप्टर एंड कीमोरिसेप्टर इन कैरोटिड एंड एओर्टिक रीजन। तो जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है बैरोरिसेप्टर का और कीमोरिसेप्टर का
कैरोटिड साइनस और एओर्टिक रीजन में, उसी को हम साइनो एओर्टिक मैकेनिज्म बोलते हैं। और जो भी नर्व इन दोनों रिसेप्टर को सप्लाई करती है उसको हम बफर नर्व्स बोलते हैं। मतलब 9th और 10th क्रीनियल नर्व इन दोनों रिसेप्टर को सप्लाई करती है, तो उसी को हम बफर नर्व्स बोलेंगे। अब थर्ड जो है वो है हायर सेंटर्स। वेजोमोटर सेंटर जो होता है वो कंट्रोल होता है बाय 2 हायर सेंटर्स इन द ब्रेन। हमारे ब्रेन में 2 ऐसे सेंटर्स होते हैं जो वेजोमोटर सेंटर को कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से? तो पहला है सेरेब्रल कॉर्टेक्स और दूसरा है हाइपोथैलेमस। तो जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है ना, उसमें एरिया नंबर 13 होता है जो कंसर्न होता है हमारे इमोशनल रिएक्शन से। तो जब भी हम इमोशनल कंडीशन में या इमोशनल स्टेट में होते हैं तो ये एरिया इम्पल्स सेंड करता है वेजोमोटर सेंटर के पास में। जब हमारा वेजोमोटर सेंटर एक्टिवेट हो जाता है तो वो वेजोमोटर टोन को इंक्रीज कर देता है। वेजोमोटर टोन इंक्रीज हुई है इसलिए जो हमारा प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस में कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो बीपी है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो पहला जो है वो है पोस्टीरियर और लैटरल न्यूक्लियाई। ये दोनों न्यूक्लियाई जब भी स्टिमुलेट होते हैं तो वैसोकंस्ट्रिक्शन करवा के हमारे बीपी को इंक्रीज करवाते हैं। दूसरा है प्री ऑप्टिक एरिया। ये एरिया जब भी स्टिमुलेट होता है तो वैसोडाइलेटेशन होता है जिसकी वजह से जो हमारा बीपी है वो डिक्रीज हो जाता है। अब लास्ट जो है वो है रेस्पिरेटरी सेंटर्स। रेस्पिरेटरी सेंटर्स भी हमारे मेडुला और पॉन्स में प्रेजेंट होते हैं और वो एडजेसेंट ही होते हैं हमारे वेजोमोटर सेंटर के। तो क्या होता है? ड्यूरिंग बिगिनिंग ऑफ एक्सपिरेशन, मतलब जब भी हम एक्सलेशन कर रहे हैं उसके बिगिनिंग में हमारा जो बीपी है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है 4 to 6 mmHg। और जो लास्ट वाला पार्ट होता है हमारे एक्सपिरेशन का, जब भी हम एक्सलेशन कर रहे होते हैं उसका जो लेटर पार्ट होगा, मतलब लास्ट वाला पार्ट, और जब हम इनहेलेशन शुरू करेंगे तो जो हमारा बीपी है वो डिक्रीज हो जाता है। अभी ये क्यों होता है? तो ये 2 फैक्टर्स की वजह से होता है। पहला, रेडिएशन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम रेस्पिरेटरी सेंटर्स। तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं जैसे कि मैंने बोला पॉन्स और मेडुला में ही प्रेजेंट होते हैं, जस्ट एडजेसेंट टू हमारा वेजोमोटर सेंटर। तो जो रेडिएशंस हैं इम्पल्स के वो रेस्पिरेटरी सेंटर्स वेजोमोटर सेंटर के पास भेजता है एट डिफरेंट फेजेस ऑफ रेस्पिरेटरी साइकिल्स। तो जितने भी फेजेस होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी साइकिल में, उसके अलग अलग फेजेस में हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो इम्पल्स सेंड करेगा हमारे वेजोमोटर सेंटर के पास में, जिसकी वजह से जो ये चेंजेस हैं हमारे बीपी में वो देखने मिलते हैं। अब जो सेकंड है वो है प्रेशर चेंजेस इन थोरैसिक कैविटी। मतलब हमारे थोरैसिक कैविटी में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम पे प्रेशर के चेंजेस होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? जो हमारा वीनस रिटर्न है उसमें अल्टरेशन होते हैं, और वीनस रिटर्न क्योंकि अल्टर हो रहा है इस वजह से कार्डियक आउटपुट भी अल्टर्ड होता है। इसकी वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसमें भी चेंजेस होगा। इस वीडियो में हमने बात की नर्वस मैकेनिज्म या फिर शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ बीपी के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। हमने चारों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिटेल में पढ़े। सो इफ़ यू लाइक माय वे ऑफ टीचिंग, डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन, डाउट, सो आप कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी टॉपिक हो जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट इट डाउन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।